दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए देख लेते हैं 19 अगस्त का एनालिसिस। तो पहला आर्टिकल है जीएस पेपर 2 से रिलेटेड, नो ऑडिट ऑफ पीएम केयर्स फंड। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई जो पीएम केयर्स फंड बना था उसका कोई ऑडिट नहीं होगा। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों ने भी थोड़ा बहुत डाला होगा इसमें डोनेशन पीएम केयर्स फंड में, एंड यू मस्ट नो द पीएम केयर्स फंड क्योंकि कोविड क्राइसिस में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, तो जजमेंट दे दी है एंड एक एनजीओ ने फाइल किया था, नॉट नाम इम्पॉर्टेंट नहीं एनजीओ का। हाइलाइट्स क्या है, सो कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया है टू ऑर्डर ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम पीएम केयर्स फंड टू नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड। ठीक है, कि भाई जो भी फंड है, मान लो 600 करोड़ या जितना भी फंड है, उसको आप एनडीआरएफ फंड में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं। क्योंकि एनडीआरएफ फंड गवर्नमेंट के अंदर आता है, जबकि जो पीएम केयर्स फंड है उसमें वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन है जो हमारी जनता ने पीएम केयर्स फंड में की है। ठीक है, क्योंकि ये पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, देयर इज नो ओकेजन फॉर ऑडिट बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। क्योंकि एनडीआरएफ का तो हमेशा ऑडिट होता है, पर ये चैरिटेबल ट्रस्ट है तो इसका ऑडिट नहीं होगा, ये भी बोला गया है। एंड रिजेक्टेड अ रिक्वेस्ट फॉर अ न्यू नेशनल प्लान अंडर एनडीएमए 2005 टू डील विद कोविड-19 सिचुएशन। ये भी बोला गया है कि नहीं, कोई नया नेशनल प्लान लाने की जरूरत नहीं है, एग्जिस्टिंग प्लान्स विल सफाइज। एंड देयर इज नो स्टैट्यूटरी प्रोहिबिशन ऑन इंडिविजुअल्स टू मेक वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनडीआरएफ। ये भी बोला है कि कोई स्टैट्यूटरी प्रोहिबिशन नहीं, मतलब कोई एक्ट ऐसे डिबार नहीं करता इंडिविजुअल्स को कि आप एनडीआरएफ में पैसा जमा नहीं कर सकते। एंड ऑल्सो डिक्लाइन टू इंटरवीन विद द मिनिमम स्टैंडर्ड्स और रिलीफ एंड नेसेसरी गाइडलाइंस इशूड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, तो हम इंटरवीन नहीं करेंगे, जो भी सरकार ने आपको गाइडलाइंस दी हैं। सो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है, तो इसमें ये देख सकते हैं। पीएम केयर्स फंड क्या है वो ज़रूरी है हमारे लिए। मार्च 28 को एस्टैब्लिश किया गया था, चैरिटेबल ट्रस्ट है, रजिस्टर्ड अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1908। इट डजंट रिसीव एनी बजटरी सपोर्ट, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सरकारी कोई पैसा नहीं, तो इसको कैग ऑडिट नहीं करेगा। इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड विद ऑब्जेक्टिव कि एक्सटेंड कर सके असिस्टेंस इन द वेक ऑफ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, जो कि कोविड-19 था। एंड प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन एंड द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, होम अफेयर्स, फाइनेंस, वो एक्स ऑफिशियल ट्रस्टी है इस फंड की। ठीक है, तो डिफेंस की भी ज़रूरत होती क्योंकि एनडीएम में लग गया था। ठीक है, एंड होम अफेयर्स तो होता ही है, प्लस फाइनेंस की ज़रूरत होती है क्योंकि पैसे से रिलेटेड है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं सतलुज यमुना लिंक कैनाल के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, तो जो पंजाब की चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि ये दिक्कत कर सकता है नेशनल सिक्योरिटी को, तो भाई देखो सेंटर को बोला है कि इसमें इंटरवीन करो। ठीक है, तो हम पूरा इशू एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देन पंजाब की क्या डिमांड है कि एक नया ट्रिब्यूनल बिठाया जाए टू इंश्योर पंजाब गेट्स एडिक्वेट वाटर। क्योंकि ये जो कैनाल की दिक्कत है ना, ये काफ़ी 1966 जब से हरियाणा पंजाब अलग हुआ था ना, तब से है चालू है। ठीक है, तो इसकी ये तो क्या हुआ था उस टाइम पे पंजाब के पास ऑलरेडी काफ़ी पानी था, पर अब आज के टाइम में पंजाब इज ऑल्सो डीलिंग विद वाटर क्राइसिस, तो इसीलिए ये काफ़ी बोन ऑफ कंटेंशन हो गया है कि भाई हमारे पास पानी नहीं है, तुम्हें कहाँ से दे देंगे हरियाणा वालों को। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। सतलज रिवर है, देखो ये सतलज पड़ती है, ये ब्यास रिवर है। ठीक है, जो पंजाब में रिवर फ्लो करती हैं पंजाब। ठीक है, 5 नदियों का संगम, तो सतलज रिवर है एंड ये तिब्बत से होके आती है। तो आप मुझे बताएंगे कौन सा पास पड़ता है जब ये तिब्बत से होके आती है। तो आप इधर देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ब्यास और सतलज लिंक भी बनाया गया है। और ये देखो यहाँ पे ये है यमुना रिवर। ठीक है, ये यमुना रिवर कहाँ पे, दिल्ली की बाउंड्री पे होती है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की। एंड यमुना जो ताजमहल के पीछे यमुना रिवर भी होके जाती है, तो ये सतलज यमुना लिंक है। ये देखो, ये सतलज हो गई, ये यमुना होगी, तो ये कैनाल है, इसको सतलज यमुना लिंक कैनाल बोला जाता है। तो ऐसे ये कैनाल बनने का मतलब बेसिकली ये एग्रीमेंट था कि इसको बनाया जाएगा, जिसमें से ये देखो अगर ये इतना पार्ट है तो ये इसमें जो इतना पंजाब का पार्ट है वो 122 किलोमीटर्स था और हरियाणा का 92 किलोमीटर्स पार्ट था। इसमें हरियाणा ने अपना काम फिनिश कर दिया पर पंजाब ने अपना काम फिनिश नहीं किया। कंट्रोवर्सी क्या है, जब हरियाणा पंजाब अलग हुए तब से इस कैनाल की दिक्कत है कि भाई हमें पानी दो। पंजाब वॉज अपोज टू शेयरिंग वाटर ऑफ रावी एंड ब्यास विद हरियाणा, साइटिंग कि भाई हमारे पास पानी है ही नहीं। पर सेंटर ने 1976 में इशू की नोटिफिकेशंस कि भाई हरियाणा को 13.5 मिलियन एकड़ फीट ऑफ पानी देना चाहिए आउट ऑफ अनडिवाइडेड पंजाब 7.2 MAF। ठीक है, तो उसमें से आधा लगभग पानी देना चाहिए। एंड इरादी ट्रिब्यूनल था जो हेडेड बाय सुप्रीम कोर्ट जज वी बालाकृष्ण इरादी वॉज सेटअप टू रीअसेस अवेलेबिलिटी कि भाई कितना पानी है एंड शेयरिंग ऑफ वाटर। एंड 1897 में इन्होंने रिकमेंड किया एंड इंक्रीज इन शेयर ऑफ पंजाब टू 5 MAF एंड 3.83 MAF। ठीक है,
कि इनका इतना इतना शेयर इंक्रीज़ कर देना चाहिए। तो कैनाल के बारे में देख लेते हैं। टू इनेबल हरियाणा टू यूज़ इट्स शेयर ऑफ द वाटर ऑफ सतलज एंड ट्रिब्यूटरी बियास। अब कैनाल जो बनाया जाना है हम देख चुके हैं वो स्टेट्स को कट करके, क्योंकि यहाँ पे पंजाब है, यहाँ पे हरियाणा है, तो पंजाब का 121 किलोमीटर पार्ट लगेगा एंड हरियाणा का 92 किलोमीटर पार्ट लगेगा। इट इज़ अ प्रपोज 214 किलोमीटर लॉन्ग कैनाल है जो कनेक्ट करेगा सतलुज और यमुना लिंक को, यमुना रिवर को। हरियाणा की क्या डिमांड है कि भाई कंप्लीशन करवाओ भाई पंजाब वालों, ठीक है, इसकी, ताकि उनको अपना 3.5 मिलियन MAF का शेयर मिले। एंड बेसिकली बोले कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आपको माननी चाहिए जो इरादी ट्रिब्यूनल ने बोला है। एंड इट इज़ गेटिंग 1.62 मिलियन एकड़ फीट ऑफ रावी ब्यास वाटर, अब तक इतना मिलता है, क्योंकि रावी ब्यास और ये राजस्थान में भी शेयर होता है, पंजाब में भी और हरियाणा में भी। तो ये जो इसकी वो थी टाइमलाइन है, ये मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको आप देख सकते हैं। वही है जो चीज़ें मैंने बताई गई थी, इसमें आपको कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं है। Then is about Atal Ranking of Institution on Innovation Achievement ARIIA 2020। तो बेसिकली किसने रिलीज़ की गई है, अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। आपको कि ये कौन सी मिनिस्ट्री है, तो मिनिस्ट्री ऑफ HRD का नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। हमने ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में देख लिया गया था, ठीक है। तो उन्होंने, उन्हीं का इनिशिएटिव है टू सिस्टमैटिकली रैंक करेंगे ऑल मेजर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। हायर एजुकेशन का नाम आते हैं आपके दिमाग में IITs आ जाना चाहिए, एंड यूनिवर्सिटीज़ लाइक JNU इन इंडिया। सो इट विल फोकस ऑन 6 मेन पैरामीटर्स, 6 तरीकों पे इनको रैंक करेंगे, ठीक है। क्या है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन? अटल रैंकिंग है इंस्टीट्यूशंस की किसके बेसिस पे, इनोवेशन अचीवमेंट पे, ठीक है। तो प्रोग्राम्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इनोवेशन, स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप किस तरीके से करते हैं, बेसिकली 6 पैरामीटर्स देखेंगे यूनिवर्सिटी में कितना कंप्लाई करते हैं। प्री इंक्यूबेशन एंड इंक्यूबेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्यूबेशन क्या होती है, किसी को एंटरप्रेन्योर बनना है तो बेसिकली इंक्यूबेटर्स क्या होते हैं, एक छोटी एक्सपेरिमेंटल लैब होती है, इसकी भाई आप अपने प्रोटोटाइप्स बना लो, आपको सामान अवेलेबल करा देंगे टू सपोर्ट्स इन्वेस्टमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एनुअल बजट स्पेंट ऑन प्रमोटिंग एंड सपोर्टिंग इन्वेस्टमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी, कितना बजट स्पेंड होता है। कोर्सेज कितने हैं आपके पास इनोवेशन रिलेटेड, यही नहीं सिर्फ साइंस के कोर्सेज या आर्ट्स के कोर्सेज चला रहे हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड कमर्शियलाइजेशन, सक्सेसफुल इनोवेशन एंड स्टार्टअप्स। तो इन 6 कैटेगरीज की बेसिस पे इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटीज़ को रैंक किया जाएगा। रैंकिंग कैटेगराइजेशन 2 तरीके में, एक तो पब्लिक फंडेड और एक प्राइवेट फंडेड। तो पब्लिक फंडिंग में कौन कौन आएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस जैसे इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंसेस एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ भी जो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड होंगी, एंड गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड कॉलेज या इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज़ प्लस इंस्टीट्यूशंस। प्राइवेट में कौन आएगा, प्राइवेट और सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस और सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस, तो ये इसमें आएंगे। तो ये 2 कैटेगरीज हैं, 6 पैरामीटर्स हैं, ठीक है। फॉर फर्स्ट टाइम ARIIA 20 हैज़ स्पेशल प्राइस कैटेगरी फॉर वुमेन ओनली हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो ये अच्छी बात है, ये 6वीं सब कैटेगरी होगी। टॉप परफॉर्मिंग ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशंस कौन है, IIT मद्रास अंडर इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो पहली कैटेगरी थी, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ ICT, इंस्टीट्यूशन ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई में, ठीक है, गवर्नमेंट एडेड यूनिवर्सिटीज़ में मिला है। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग उसमें गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस में मिला है। कलिंगा इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, KIIT भुवनेश्वर अंडर प्राइवेट और सेल्फ फाइनेंस्ड, एंड SR इंजीनियरिंग कॉलेजेस अंडर प्राइवेट और सेल्फ फाइनेंस्ड। अविनाशिलिंगम इंस्टीट्यूशन फॉर होम साइंसेज, तो वुमेन इसकी रैंकिंग में। तो बेसिकली मोटा मोटा आप याद कर सकते हैं इसमें। देन इज़ अबाउट डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रैंकिंग नहीं है क्योंकि ये सर्फ शार्क ने रिलीज़ किया, क्योंकि बेसिकली इट इज़ अ प्रोवाइडर बेस्ड ऑन ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, सो इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि कोई इमिनेंट पर्सनैलिटी नहीं है जिन्होंने रिलीज़ किया है। रैंक कंट्री को बेस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी कितना है, हमारी तो अच्छी है ऑब्वियसली, वी आर रैंक 9th ऑन इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी एंड क्वालिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी एंड गवर्नमेंट, ऑल पैरामीटर्स हैव इक्वल वेटेज। टॉप 3 कौन करेगा, नो डाउट स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, डेनमार्क एंड स्वीडन ने टॉप किया है एंड कनाडा 3rd आए हैं। इजराइल ऑफर जो चीपेस्ट इंटरनेट, ठीक है, एंड 75% ऑफ द हैव टू वर्क फॉर ग्लोबल एवरेज टू अफोर्ड द इंटरनेट, तो ऐसे बोला गया है। सिंगापुर एंड UK एंड US परफॉर्म द बेस्ट ऑन ई गवर्नमेंट इंडिकेटर्स, तो इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। UK, फ्रांस, लिथुआनिया ऑफर मोस्ट सिक्योरिटी, तो ये सिक्योरिटी अच्छी है यहाँ की साइबर सिक्योरिटी, तो हम इनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, इनकी टेक्नोलॉजी मांग सकते हैं। बेस्ट इंटरनेट क्वालिटी सिंगापुर, स्वीडन, नेदरलैंड्स, UAE, स्वीडन, डेनमार्क, ई इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी इन्होंने डेवलपमेंट किया है। इंडिया की परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है, ये आप देख सकते हैं, कोट कर सकते हैं। 85 कंट्रीज़ में इंडिया की 9th रैंक है ऑन द इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी एंड 15th ऑन ई गवर्नमेंट।
इंटरनेट कोस्ट में इंडिया की काफ़ी अच्छी रैंक है एंड ई गवर्नमेंट इंडिकेटर्स में भी हमारी 15वीं पोजीशन है। सिक्योरिटी में काफ़ी पुअर हैं हम, देयर वी नीड टू इम्प्रूव। इंटरनेट क्वालिटी 78th है, तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब इंटरनेट क्वालिटी है। अफोर्डेबिलिटी है पर क्वालिटी कम है एंड इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हमारी काफ़ी ख़राब हालत है। सो दीज थिंग्स वी नीड टू इम्प्रूव। Then is about no-go forest cleared for coal mining, says report. तो as per the Center of Sciences and Environment, तो 2015 में 49 ब्लॉक्स क्लियर्ड फॉर कोल माइनिंग्स। 49 को बोला कि भाई इनको कोल माइनिंग करवा दो एंड 9 को रखा गया नो गो एरियाज में। ठीक है, हम आगे देखते हैं क्या होते हैं। दैट वर वंस क्लासिफाइड बाय, तो ये क्या होते हैं बेसिकली, जो MOEFCC है ना, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, वो क्लासीफाई करती है गो एंड नो गो एरियाज में। ठीक है, तो बेसिकली कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है, वो सिर्फ ऐसे ही क्लासिफिकेशन कर देती हैं। कहीं पे ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है, ठीक है, तो उनको ये नो गो एरियाज़ बोलते हैं कि भाई यहाँ पे मत करवाओ। ठीक है, तो करंटली इंडिया इज़ नॉट यूटिलाइजिंग इट एग्जिस्टिंग कैपेसिटी फुली एंड 67% ऑफ माइनर्स ऑक्शन वर नॉट ऑपरेशनल येट। तो इसीलिए इशू क्या, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री बैन कर देती है, ठीक है, एरियाज़ में, तो फिर पावर मिनिस्ट्री और इनकी लड़ाई चलती रहती है एंड हैज़ लॉक्ड अवे मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कोल रिजर्व्स, क्योंकि वहाँ पे थिक फॉरेस्ट है। पावर मिनिस्ट्री कहती है कोल शॉर्टेज है भाई, बहुत ज़्यादा इतना इंपोर्ट करना पड़ता है हमें। ठीक है, दिस हैज़ ट्रिगर्ड डिबेट अमंग द मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड पावर एंड स्टील। और ये जो गो एंड नो गो कॉन्सेप्ट है, तो 2009 में आया था भाई ये कॉन्सेप्ट। इन्वायरमेंट एंड कोल मिनिस्ट्रीज हैड जॉइंटली प्लेस्ड कंट्रीज फॉरेस्टेड एरिया, जहाँ पे फॉरेस्ट है, गो एंड नो गो एरियाज में। ठीक है, तो नो गो एरियाज क्या होते हैं, जिसमें 10% वेटेज फॉरेस्ट कवर है और 30% ग्रॉस फॉरेस्ट कवर होता है। ठीक है, तो नो गो एरियाज वहाँ होते हैं कि भाई यहाँ तो आपने जाना नहीं है। क्लासिफाइंग की ज़रूरत क्या है, ताकि प्रायोरिटाइज कर सके कि भाई कहाँ पे जा सकते हो आप माइनिंग कर सकते हो और कहाँ नहीं कर सकते हो। बिसाइड डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर कोल माइनिंग इन दीज एरियाज विच आर रिच इन फ्लोरा एंड फोना, तो वो अवॉइड कर सके हम सीरियस एडवर्स इम्पैक्ट ऑन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, क्योंकि हमें ऑब्वियसली बैलेंस करना पड़ेगा। अब इसकी दिक्कत क्या है, क्योंकि इसकी लीगल स्टैंडिंग नहीं है, दे आर मैंडेटेड नीदर इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स, ना ही किसी सर्कुलर में। ठीक है, सिर्फ ये ऐसे ही उन्होंने बोल दिया था कि ये होते हैं, तो कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है विच नीड्स टू बी डन। तो ये थोड़ा आप डेफिनेशन याद कर सकते हैं इसकी, थोड़ा कहीं पे लिखना हो तो। देन फैक्ट फॉर प्रीलिम्स, आयु रक्षा। आयु रक्षा क्या है, आयु मतलब आयुर्वेदिक मिनिस्ट्री। ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड दिल्ली पुलिस। ठीक है, तो उन्होंने आयु रक्षा लॉन्च किया है फॉर पुलिस पर्सनल्स। इसमें क्या है, आयुर्वेदिक मेडिसिन दी जाएंगी दिल्ली पुलिस वालों को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बेचारे काम करते हैं कोविड-19 स्ट्रेस में। मैसूरू जू रिसीव 3 अफ्रीकन हंटिंग चीताज फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो आप पहला क्वेश्चन है साउथ अफ्रीका की बॉर्डिंग कंट्रीज, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, चीताज कहाँ से आए, अन वन डाइके चीता सेंटर। ठीक है, तो चीता आपको पता है हमारे यहाँ एक्सटिंक्ट है, तो हमने वहाँ से मंगवा लिए हैं। इट इज़ सेकंड जू टू हाउस हंटिंग चीताज इन इंडिया। ठीक है, एंड हैदराबाद जू में है बिग कैट्स, और ये मैसूरू में सेकंड है। द चीता का ये जोलॉजिकल नेम है अकिनोनिक्स जुबाटस। ठीक है, ओल्डेस्ट बिग कैट स्पीशीज़ है। ठीक है, तो क्या है, ये काफ़ी पुराना है, मियोसीन एरा के टाइम का है ये। ठीक है, तो काफ़ी पुराना है। वर्ल्ड फास्टेस्ट लैंड एनिमल है, काफ़ी तेज़ भागता है। IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल है, हमारे यहाँ एक्सटिंक्ट हो चुका है सिंस 1952। इज क्लासिफाइड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज, ठीक है, बाय IUCN एंड बिलीव टू बी सर्वाइव ओनली इन ईरान। ठीक है, देन निंजास UAV क्या होते हैं, बेसिकली ड्रोन्स, अनआर्म्ड एरियल व्हीकल्स। ठीक है, तो इंडियन रेलवेज बोले कि हम इनको डिप्लॉय करेंगे ताकि हम ड्रोन बेस्ड सर्वेलेंस सिस्टम एस्टैब्लिश कर सके सिक्योरिटी मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करने के लिए, क्योंकि ड्रोन कैमरा काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर कर लेता है। क्योंकि उससे क्या है कि हम इतने पर्सनल, हम उनको तनख्वाह देंगे, उनकी क्या ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर लें, तो इसीलिए उनको डिप्लॉय किया है। एंड इसे क्या होगा, यूटिलाइजेशन ऑफ स्कार्स मैन पावर को सप्लीमेंट कर सकेगा बेसिकली ड्रोन का काम। तो एडवोकेट्स को अपॉइंट कर दिया गया है, हाईकोर्ट जजेस। तो हम कंडीशंस देख लेते हैं किस लिए अपॉइंट होता है। क्राइटेरिया क्या होता है, आर्टिकल 2017 में दे रखा है कि भाई 10 साल तक उन्होंने जुडिशियल ऑफिस होना चाहिए, मतलब बेसिकली 10 साल तक एडवोकेट का काम करना चाहिए हाई कोर्ट में। ठीक है, एंड या फिर उस तरीके की कोई कोर्ट में, तभी उनको एक सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाएगा। फिर क्या होता है, जब अप्रूवल हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम से, आपको पता है कॉलेजियम से होता है, तो आप मुझे फर्स्ट जज, सेकंड जज एंड थर्ड जज केसेस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फिर इनके नाम मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को जाते हैं, फिर प्रेसिडेंट को जाते हैं, एंड फिर प्रेसिडेंट अंडर हिज साइन एंड सील इनको अपॉइंट करता है। सो दीज थिंग्स यू वेरी वेल नो। देन मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने अनाउंस किया है गवर्नमेंट जॉब्स की भाई रिजर्व होंगी यूथ के लिए ही, एंड नेसेसरी लीगल प्रोविजंस हम अपनी ले आएंगे, अपने बेसिकली लॉ पास कर देंगे। सो दिस इज अगेन हिंटिंग फॉर अ प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी। सो दिस वाज इट फॉर टुडेज डिस्कशन। डू आंसर द क्वेश्चंस मैंने आपसे जो पूछे हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।